नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री की। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि विकास के समाजशास्त्र की विषय जो सामग्री है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पॉइंट ले रहे हैं। इसमें 5वां पॉइंट कि विकास का जो समाजशास्त्र है इसकी विषय सामग्री के अंतर्गत सतत विकास को भी रखा गया है। तो सतत विकास क्या है कि एक ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ किसी तरीके का कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। यानी सतत विकास जो है वो विकास के बाद की अवधारणा है। तो 1970 के आसपास जब ये माना जाने लगा कि विकास के नाम पर हमने प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका अंधाधुंध दोहन किया है, और अगर उसी गति से, उसी तीव्र मात्रा से और उसी तरीके से उन संसाधनों का अगर उपयोग किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा, तो भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखने के कारण कि उनको भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपभोग इस तरीके से करें, हम जो भावी पीढ़ी है वो इस तरीके से करे कि भविष्य की पीढ़ी को भी कुछ मिले, या फिर उसमें कुछ इस तरीके का नवीनीकरण होता रहे। तो इसको ध्यान में रख करके कि अब जो प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, उसको बहुत हानि पहुंचाई है विकास के नाम पर, तो अब सतत विकास की बात की जाती है। तो विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत सतत विकास की बात की गई है। और सतत विकास क्या है? एक ऐसा प्रयत्न है, जैसे कि पहले भी बात की हमने, कि ऐसा प्रयत्न है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से उपभोग ना करें कि भावी पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। तो इस प्रकार का विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की उसी सीमा तक अनुमति देते हैं जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में मानव और समाज के प्रतिकूल ना हो। आज जो सभी समाजशास्त्री हैं वो यह स्वीकार करने लगे हैं कि सरकार और संपूर्ण समाज के द्वारा सतत विकास के लिए प्रयत्नशील रहना हमारी सबसे जो प्रमुख आवश्यकता है। तो सतत विकास का भी विकास के समाजशास्त्र के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं इसमें, विकास से संबंधित मुद्दे। तो संसार के विश्व में कोई भी देश हो, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, ऐसा नहीं है कि जिसके समक्ष चुनौतियां नहीं हो, जिसके समक्ष कुछ मुद्दे ना हो या समस्याएं ना हो। जैसे हम बात करें कि जो विकासशील जो देश हैं उनके अंतर्गत प्रमुख समस्या या उनकी चुनौतियां क्या है? अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, तीव्र गति से होता नगरीकरण या अति नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं। और अगर विकसित जो राष्ट्र हैं, विकसित जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके यहाँ समस्याओं की या मुद्दों की बात करें तो वहाँ पर है कि विकास तो उन्होंने बहुत कर लिया है, तो उस विकास से उत्पन्न होने वाला विस्थापन और पुनर्वास। और पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो आतंकवाद जो है, आतंकवाद बहुत सारे देशों के विकास के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। तो वैश्वीकरण के वर्तमान युग में विभिन्न देशों के मध्य बढ़ती आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हुई है। तो विकास के समाजशास्त्र में इन सभी मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, और यह अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जाता है ताकि उनका समाधान कर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अगली हम बात करते हैं विकास के समाजशास्त्र के विषय वस्तु के संदर्भ में विकास तथा पर्यावरण। तो विश्व के सभी राजनीतिज्ञ एवं समाज विज्ञानी विकास के फलस्वरूप उत्पन्न भूमंडलीय ताप में वृद्धि से चिंतित हैं। जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है प्रतिवर्ष, और ये बढ़ता हुआ तापमान जो है वो संपूर्ण मानव समुदाय को बहुत ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है। तो विकास हेतु वृक्षों की कटाई व जंगलों का क्षेत्रफल लगातार कम होने के कारण वातावरण में
कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन जैसी गैसें बढ़ने लगी हैं और आणविक और जो परमाणु है परीक्षण किए जा रहे हैं उनसे, तथा सैन्य उपकरणों के अंधाधुंध उपयोग से वातावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। तो जो कि संपूर्ण मानवता के सामने बहुत बड़ा खतरा है। तो जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती जा रही है और जो समुद्र के किनारे पर जो शहर हैं, जो तटीय शहर है, उनका ये जो जल स्तर बढ़ता जा रहा है उसके कारण उनका समुद्र में डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इस दशा में भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय विकास का लक्ष्य ही समाप्त हो सकता है कि जब शहर ही डूब जाएंगे, है ना, मानव को ही अगर ये विकास जो है मानव को ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है और करने लगेगा, तो फिर जो मानवीय विकास का जो लक्ष्य है ना वो ही समाप्त होता सा प्रतीत हो सकता है ना, वही समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का अध्ययन जो है वो विकास के समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत रखा गया है। अगली हम बात कर सकते हैं परंपरा तथा आधुनिकता का संतुलन। परंपरावादी समाज है और आधुनिक समाज है। तो परंपरावादी जो समाज है उसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि जो विकासशील देश जो कि विकास के मार्ग पर बढ़ने के बाद भी, है ना, आगे तो बढ़ते जा रहे हैं विकास के मार्ग पे वो, लेकिन वो अपनी परंपराएं जो हैं, उनकी रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आधुनिक जो समाज है, यानी आधुनिक समाज के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं विकसित देशों की, जिनकी प्रौद्योगिकी उच्च है और प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है, उच्च सुविधाएँ जहाँ पर हैं। तो जो विकसित देश हैं वो गतिशीलता में वृद्धि, संचार के साधनों का बढ़ता उपयोग, समताकारी मूल्य आदि होते हैं उनके। तो इस दशा में विकास का समाजशास्त्र परंपरा व आधुनिकता में रचनात्मक संतुलन स्थापित करने के तरीके की खोज करता है कि किस तरीके से परंपरावादी समाज, परंपरावादी राष्ट्र और आधुनिक जो राष्ट्र हैं उनके बीच में एक संतुलन स्थापित होए। तो वो संतुलन किस तरीके से स्थापित हो, ये सब बात विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत रखी गई है, ताकि परंपराओं की प्रकृति तथा सामाजिक संरचना को हानि पहुंचाए बिना उपयोगी परिवर्तन लाए जा सके। अगली हम बात करते हैं विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत कि विकास की सांस्कृतिक तथा संस्थात्मक बाधाएं, यानी विकास जो है इसकी सांस्कृतिक और इसकी जो संस्थागत जो बाधाएं क्या हैं, जो समस्याएं हैं, उनका अध्ययन करना भी विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रत्येक समाज में परंपरा आधारित कुछ विश्वास व व्यवहार प्रतिमान होते हैं जो कि विकास की प्रक्रिया में बाधक होते हैं। चाहे वो समाज जो चाहे वो हम उसको विकासशील कहें या अल्प विकसित राष्ट्र कहें या फिर विकसित कहें, प्रत्येक समाज के अंतर्गत ऐसा होता है कि कुछ बाधक तत्व ऐसे होते हैं जो कि विकास की प्रक्रिया को में बाधक होते हैं, है ना, बाधा पहुंचाते हैं। तो अगली बात करेंगे हम इसमें कि जो विभिन्न सामाजिक व आर्थिक वर्गों के निहित स्वार्थ के कारण विकास में बाधा उत्पन्न होने लगती है। यानी कुछ जो सामाजिक वर्ग या कुछ ऐसा, कुछ एक आर्थिक वर्ग ऐसा होता है कि जिसके खुद के स्वार्थ होते हैं, जो परिस्थितियां, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो बनी रहे, उनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, ये तत्व जो होते हैं वो विकास के अंतर्गत बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बात करें भ्रष्टाचार तथा सिद्धांतहीन राजनीति विकास में बाधा है। भ्रष्टाचार अगर होगा और तो उसके कारण जो राष्ट्र है ना, राष्ट्र हो, कोई भी समाज हो, वो अपना विकास, अपनी उन्नति, प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये और एक सिद्धांत विहीन राजनीति, तो ये किसी भी राष्ट्र के, किसी भी समाज के, किसी भी देश के विकास में बाधक होती हैं। तो विकास के समाजशास्त्र में ऐसी सभी बाधाओं का अध्ययन कर इनके मूल कारणों को ज्ञात किया जाता है,
क्योंकि मूल कारणों को ज्ञात करेंगे कि इन जो ये बाधक तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, मूल कारणों के तक पहुँचेंगे, तभी उन्हें दूर करने का या उनका समाधान कर विकास हेतु समुचित वातावरण बनाया जा सकेगा। इसलिए जो सांस्कृतिक और संस्थात्मक जो बाधाएं हैं विकास के अंतर्गत, उनका अध्ययन करना भी विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की विकास का जो समाजशास्त्र है उसकी अध्ययन वस्तु या उसकी विषय सामग्री क्या है, किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया है, उन सब चीज़ों की हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो विकास का समाजशास्त्र है इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। धन्यवाद।